बताया गया कि धमाके के बाद अस्पताल के हॉल में आग लग गई, शीशे टूट गए और मानव शरीर के कटे जले अंग जहां तहां बिखर गए। यानी अस्पताल के आसपास का माहौल में हाहाकार मच गया। इसके बाद जब शवों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो 100 से शुरू हुई गिनती 500 लोगों की मौत के दावे तक जा पहुंची। ऐसे मंजर को देखकर मदद के लिए पहुंचे लोग भी हौसला हारते और बिलखते नजर आए। हालांकि जिंदगी बचाने और घायलों को दूसरे अस्पतालों में पहुंचाने की जद्दोजहद जारी रही और भावुकता में कुछ नारों की आवाजें भी सुनाई पड़ी। रात भर अस्पताल के बाहर ऐसा ही आलम रहा और सुबह होने से पहले जब लोग इस चुनौती से जूझने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो गए तो दूसरे अस्पतालों में मरीजों को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। अल अहली अस्पताल में हुए धमाके में घायल मरीजों का अगला ठिकाना अल शिफा अस्पताल बना, जो धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों और मरीजों को अल शिफा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एम्बुलेंस के पहुंचते ही घायल निकलते दिखे। घायलों में मासूम बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग दिखे, जिनमें कुछ बेसुध तो कुछ दर्द से करहाते नजर आए। किसी भी जंग में नागरिक ठिकानों और अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना युद्ध अपराध के दायरे में आता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सजा का प्रावधान कर रखा है। इसीलिए जैसे ही अस्पताल में धमाका हुआ, हमास और फिलिस्तीन ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और मामले की गंभीरता के साथ ही इजराइल को कटघरे में खड़े करने की नीयत से गाजा के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अहाते में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। अबू अल-रिश ने हमले के बाद इजराइल से धमकी मिलने का भी दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री जब इजराइल पर आरोप लगा रहे थे तब उन्होंने दुनिया की सहानुभूति पाने के लिए कुछ लोगों को उनके घर के बच्चों के शव के साथ सामने बिठा रखा था। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद हमास और फिलिस्तीन के आरोपों का दुनिया के कई मुस्लिम देशों का भी साथ मिला। इजराइल को जैसे ही अपने दुश्मन की मंशा का एहसास हुआ, उसने फौरन इन आरोपों को झुठलाना शुरू कर दिया, जिसके लिए इजराइल कई सबूतों के साथ सामने आया। इजराइल की सेना ने बतौर सबूत इजराइल के रडार फुटेज जारी किए, जिसमें इजराइल के दागे रॉकेट और अस्पताल पर गिरे रॉकेट की दिशा दिखी। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza. इसके अलावा इजराइल सेना ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें अस्पताल कैंपस, धमाके और रॉकेट दागने की जगह दिखी और इसे हमास के नाकाम और भटके रॉकेट का अंजाम करार दिया। Indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. इसके साथ ही इजराइल ने बीते 24 घंटे में हमास के रॉकेट लॉन्च करने की नाकाम कोशिशों की तस्वीरें भी जारी कर डाली। लेकिन इजराइल की तरफ से तकनीकी सबूत दिए जाने के बावजूद उस पर आरोप लगने बंद नहीं हुए। जब इस मामले में कई देश हमास के साथ आ गए तो मजबूरन इजराइल को एक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सामने रखना पड़ा और ये सबूत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में दुनिया के सामने आया, जिसमें हमास के 2 आतंकियों की बातचीत के दावे किए गए। इस बातचीत में अस्पताल पर हुए धमाके के बाद एक आतंकी दूसरे से पूछता दिखा, مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا. इस बातचीत में जब आतंकी इजराइल का नाम लेता है तो उसे नाम नहीं लेने की नसीहत दी गई और हमले की जगह तक बात पहुंच गई। بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو فسة ونزل عندهم. यानी जंग में उतर पड़े इजराइल ने हमास के हमलों से बचने के लिए जिन तकनीकों पर भरोसा किया, वही इस गंभीर आरोप से बचने में उनके हथियार साबित होने लगे। लेकिन इतने सबूत के बावजूद गाजा के अस्पताल में हुए धमाकों के लिए अरब ग्रुप ने इजराइल को कसूरवार ठहराना जारी रखा। ऐसे में इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा के रिहायशी इलाकों में हुए कई हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया गया। वीडियो में गाजा के रिहायशी इलाके दिखाए गए और उन खास हिस्सों को केंद्र में रखा गया जहां बीते दिन रॉकेट हमले हुए।
बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए घनी आबादी वाले इलाके पर रॉकेट दागे गए और ये दावे हवाई नहीं, इसे साबित करने के लिए गाजा के अंदर से दागे जा रहे हमास के मिसाइलों के लोकेशन भी दिखाए गए। यही नहीं, इसके बाद जहां जहां रॉकेट गिरे उसे भी दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि नागरिक ठिकानों पर हमले के पीछे केवल और केवल हमास है, इसलिए गाजा को हमास से मुक्त कराने की जरूरत है। गाजा अस्पताल हमले पर इजराइल का दावा, हमारे पास हमले का एक और वीडियो सबूत वीडियो में दिख रहा है। रॉकेट कहां से आया जिसे संदेह, वो वीडियो देखे। ये इजराइल की प्रतिक्रिया है जब उसके ऊपर आरोप लगा कि अस्पताल के ऊपर इजराइल के द्वारा रॉकेट गिराया गया है। गाजा अस्पताल हमले पर अब इजराइल दावा कर रहा है, हमारे पास हमले का एक और वीडियो सबूत है, जिसको शक है, संदेह है, वो इस वीडियो को देखे। तो ये देखिए, ये वीडियो में दिखाया गया है कि लॉन्च साइट क्या है और हॉस्पिटल क्या है, और जो लॉन्च साइट है वो गाजा में ही मौजूद है। इजराइल का कहना है कि ये हमास का या किसी आतंकी संगठन का रॉकेट है जो गलत दिशा जिसने पकड़ ली और वो अस्पताल के ऊपर गिरा। ये लॉन्च साइट और हॉस्पिटल बताया गया है। इस पूरे वीडियो में ये दिखाया गया है कि जो लॉन्च साइट है वो गाजा में मौजूद है। ये रॉकेट गाजा से चला है, ना कि इजराइल से। लेकिन हमास अस्पताल पर हुए हमले को हर हाल में इजराइल की करतूत साबित करने पर आमादा दिखा। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर हुए हमले को युद्ध अपराध कहा और मुस्लिम देशों, खासकर अरब मुल्कों से इस नरसंहार की निंदा करने और बदला लेने में मदद की अपील की। ثقتنا عالية بأن هذا الدم لن يضيع هدرا ولن تمر عليه هذه الأمة وهذه الاجتماعات مرور الكرام। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के रुख की तुलना अमेरिका पर हुए आतंकी हमले 9/11 से की और इसके मास्टरमाइंड के नाम गिनाए। Of Iran and Hezbollah and Hamas, their open goal is to eradicate the state of Israel. इजरायली पीएम ने हमास को ISIS और नाजियों से ज्यादा खतरनाक और अपने बच्चों का हथियारा बताया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाजा के अस्पताल में हुई मौत पर दुख जताते हुए इसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले ने दुनिया को दहला दिया। इस सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि गाजा से ही एक और खबर आई जिसमें एक ऐसे स्कूल पर हमला हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र चलाता है। दावा किया गया कि ये स्कूल इजरायली हमले में तबाह हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मिसाइल हमले में स्कूल की दीवारें टूटी दिखी और क्लासरूम तक बर्बाद नजर आए। बरामदे में खून के धब्बे दिखे तो जहां तहां गिरी कुर्सियां और बच्चों के खिलौने भी नजर आए। इस जानलेवा हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये वही जगह है जिसे हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद शेल्टर होम में बदल दिया गया था और एक दिन पहले तक यहाँ बच्चे बेखौफ होकर खेलते दिखे थे। ऑपरेशन अजय के तहत आज 268 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आज 5वीं फ्लाइट इजराइल से दिल्ली पहुंची। इस स्पेशल फ्लाइट में 268 भारतीय और 18 नेपाली नागरिक मौजूद रहे। हमास से जारी जंग के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इजराइल का दौरा किया। बीती रात जब वो तेल अवीव एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो अचानक रॉकेट हमले का सायरन बजा, जिसके बाद जर्मन चांसलर अपने विमान से निकलकर बंकर की ओर भागते दिखे। इजराइल हमास युद्ध में मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मृतकों की जानकारी देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर इजराइल से बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका के लास वेगस में इजराइल और फिलिस्तीन समर्थकों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग की, जिसके चलते मामला बेकाबू होने से टल गया। गाजा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तेल अवीव यात्रा से पहले लेबनान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे लहरा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग भी लगा दी।
एक प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास की फेंसिंग पर चढ़ गया और वहां उसने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। Free Palestine, Israel. Okay, so it's time to wake up. बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ था। हिजबुल्लाह ने एक दिन के बंद का भी ऐलान किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान का दौरा करने से बचने की अपील की है। बेरूत में ही एक और प्रदर्शन में फ्रांस के दूतावास को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ लेबनान ही नहीं, जॉर्डन में भी गाजा के अस्पताल में विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही तेहरान में भी गाजा पर इजरायल के हमले को लेकर विरोध जताया गया। इसके लिए जॉर्डन की राजधानी अमान में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के दूतावास के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल दूतावास के नजदीक तोड़फोड़ और आगजनी भी की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। أنا حقيقة جاي اليوم هون من أجل الوقوف مع حماس ومع غزة. حقيقة حماس وغزة اليوم تدافع عن كل الأمة، سواء الأمة الإسلامية أو الأمة العربية أو حتى। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी फ्रांस और ब्रिटेन के दूतावास के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया। मिडिल ईस्ट के कई देशों में गाजा में इजरायल की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। तुर्की, यमन और यहां तक कि वेस्ट बैंक में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। तुर्की के इस्तांबुल में करीब 500 प्रदर्शनकारी इजरायल के दूतावास के बाहर जमा हुए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मिडिल ईस्ट कंट्री यमन की राजधानी सना में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शनकारी गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट को लेकर काफी गुस्से में दिखे। الصهاينة في فلسطين وفي غزة ونقول لهم من هذا المكان। वेस्ट बैंक के रामाल्ला शहर में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गाजा में अल अहली अस्पताल पर आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने हमला किया और इसके सबूत यूएनएससी में रखे जाएंगे। We have concrete evidence that Israel did not attack the Al Ahli hospital. Furthermore, we are 100% sure that this hospital was hit by a failed rocket launch by the Islamic Jihad. Palestinian terror organizations are murdering civilians from both sides. This evidence will be presented in the UN Security Council meeting today for the whole international community to see. इजरायल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे। अरब देशों की इजरायल के खिलाफ लामबंदी के बीच जो बाइडेन का इजरायल पहुंचना बेहद अहम था। तो शायद यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बाइडेन को रिसीव किया। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही उन्हें गले लगाया। इस दौरान इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी वहां मौजूद रहे। हालांकि जैसे ही बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया, ठीक उसी वक्त इजरायल बॉर्डर के किसुफिम इलाके में अटैक के सायरन बजे। हालांकि ये इलाका तेल अवीव से काफी दूर है। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे तेल अवीव स्थित बेंजामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। जबकि द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी अपनी राय रखी। जो बाइडेन गाजा के अस्पताल पर हुए ताजा हमले में इजरायली पक्ष से इत्तेफाक रखते नजर आए और इशारों में इसके लिए हमास को दोषी बताया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though
It was done by the other team, not you. गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर इजराइल को क्लीन चिट देने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर 7 अक्टूबर के हमले को हमास की शैतानी करतूत करार दिया। They committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate. यही नहीं, जो बाइडेन ने इजराइल को लोकतांत्रिक देश बताते हुए उसके संकट की इस घड़ी में साथ देते रहने का वादा भी दोहराया। I wanted to be here today for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन का तेल अवीव आने और इजरायल को समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बाइडेन का इजरायल आना आतंकी देशों के लिए सीधा संदेश है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में बाइडेन के इजरायल आने से दोनों देशों की दोस्ती जग जाहिर हो जाती है। I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times. A support that reflects the overwhelming will of the American people. बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के समर्थन में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर भी बाइडेन का आभार जताया। We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve, and in the 2 American carrier battle groups that you sent to the region to back up those words with action. जिनमें सबसे पहला नाम ऐमान नोफाल का है, जो कि हमास के सेंट्रल गाजा ब्रिगेड का प्रमुख था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ऐमान नोफाल ब्यूरीज शरणार्थी शिविर में छिपा था। इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी को इसका पता लग गया था, जिसके बाद हवाई हमला कर ऐमान नोफाल की कब्र खोद दी गई। इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दिखा कि इजरायली वायुसेना ने हमास कमांडर ऐमान नोफाल के ठिकाने पर बम बरसाए, जिसके बाद चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया, जबकि ऐमान नोफाल का ठिकाना मलबे में तब्दील हो गया। ऐमान नोफाल का मारा जाना इजरायली सेना के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। ऐमान नोफाल न सिर्फ हमास का कमांडर था, बल्कि वो एक मोस्ट वांटेड आतंकी भी था, जिसकी इजरायली फौज को कई सालों से तलाश थी। दरअसल ऐमान नोफाल नॉर्थ गाजा से इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देने में अहम किरदार अदा करता था। वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध के लिए तैयार करने का काम भी करता था। इसके अलावा वो इजरायली सेना के खिलाफ कई हमलों का मास्टरमाइंड था। वो हमास के लिए हथियारों का उत्पादन और उनके आधुनिकीकरण का काम करता था। 2006 में आईडीएफ सैनिक गिलाद शालिद के अपहरण में शामिल था। हमास के सबसे प्रभावशाली वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था और मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड था। लिहाजा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सबसे पहले ऐमान नोफाल के छिपने के अड्डे को खोजा और फिर प्लानिंग के साथ हवाई हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐमान नोफाल की मौत के साथ आतंकी संगठन हमास के कई और झटके भी लगे। हमास के कुछ और प्रमुख आतंकवादी भी मारे गए। इजरायल ने इन आतंकियों का चुन चुन कर शिकार किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसने सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर हमास की टेरर फैक्ट्री में शामिल 2 शैतान को ढेर किया, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला और हमास का नेवी कमांडर अकरम हिजाजी शामिल है। इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के चीफ हॉस्टेज नेगोशिएटर ओसामा मजीनी को भी मार डाला, जबकि हमास नेता इस्माइल हनिये के परिवार के घर पर हुए हमले में उसके भाई और भतीजे सहित 14 लोग मारे गए। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की। इजरायल एक तरफ हमास और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जूझ रहा है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहा हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। ऐसा ही एक हमला हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से नॉर्थ इजराइल के रिहायशी इलाके पर किया, जिसके बाद इजरायली टाउनशिप में धुएं का गुबार उठता नजर आया, जबकि वहां खड़ी एक गाड़ी जलकर खाक हो गई।
वहीं 130 किलोमीटर लंबे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से हैवी फायरिंग की तस्वीरें भी आईं। इजरायली सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने ब्लू लाइन के उस पार जमकर गोलीबारी की, जिसके जवाब में लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी फायरिंग की। जब से हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया है, तभी से लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है। वो इजराइल की सेना और रिहायशी इलाकों पर हमले बोल रहा है। लेकिन इजराइल भी हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेबनान बॉर्डर पर सेना की तैनाती के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. इसके अलावा इजरायली सेना हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए उसके सैन्य ठिकानों पर हमले करती दिखी। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों समेत लेबनान के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल के रीम इलाके में आज जी न्यूज उस जगह पहुंचा जहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले वाले दिन म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हथियारों से लैस हमास के आतंकी यहां पहुंच गए थे और संगीत की महफिल का सुकून गोलियों की तड़तड़ाहट में कब बदला, ये समझने का भी वक्त नहीं मिला। खुले मैदान में बिखरी पड़ी ये चीजें उन लोगों की हैं जो इजराइल में हमास के आतंकी हमले में या तो मारे गए हैं या फिर उन्हें बंधक बना लिया गया है। जगह जगह सामान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। लोगों के जो बैग हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, खून के निशान हमको यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोलियों से लोगों को भूना गया है। लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमास के आतंकी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और कई लोगों को इस इलाके से किडनैप किया। गाजा बॉर्डर से सटे रीम इलाके में घुसपैठ करना जितना आसान था, उतना ही आसान नागरिकों को बंधक बनाना भी था और हमास के आतंकियों ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। जो यहाँ गाड़ियां मौजूद थी रिम म्यूजिक फेस्टिवल में, उनमें भी आग लगा दी गई है और ये बहुत ही करीब है उस जगह के जहाँ पर ये चिल आउट जोन बना हुआ था, जहाँ लोग रात में सोने के लिए अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे और यहाँ पार्टी भी चल रही थी। इस सब के बीच जरा सी देर में संगीत की धुन धमाकों में बदल गई और रीम के इस खुले मैदान में बैठे निहत्थे बेकसूर लोग हमास के आतंकी मंसूबों की भेंट चढ़ गए। 12 दिन पुरानी इस जंग में जी न्यूज आज गाजा बॉर्डर से सटे उन इलाकों में पहुंचा जहां हमास के आतंकवादियों ने अलग अलग रास्तों से घुसपैठ कर नागरिकों को निशाना बनाया। आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, जिनमें एक है किबुत्ज बेरी। जी न्यूज की टीम जब इस इलाके में आगे बढ़ रही थी तो सड़क पर खून के निशान और जली हुई गाड़ियां दिख रही थी और अब वहां इजराइल के नागरिक नहीं बल्कि सेना तैनात है। हालात कितने डरावने बने हुए हैं जी न्यूज के कैमरे में भी दर्ज हो गया। और यहाँ पैराग्लाइडर से भी आतंकी उतरे थे और साथ ही यहाँ घुसपैठ कर रहे थे जमीनी स्तर पर। आगे बढ़ता हूँ किबुत्ज बेरी। कुछ और तस्वीर देखिए। इस वक्त यहाँ पर फिलहाल आप धमाकों की आवाज भी सुन सकते हैं। बहुत खतरनाक एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। आगे जाने के लिए हमें यहाँ से कहा गया है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ। किबुत्ज बेरी में हमास के लड़ाके गोलियां बरसाते हुए रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए। लोहे की फेंसिंग भी उनके लिए कोई रुकावट साबित नहीं हो रही थी। सबसे पहला हमला इस दरवाजे पर किया। जब आतंकी पहुंचे यहाँ पर बम फेंके, ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाई जो लोग इस जगह पर मौजूद थे। किबुत्ज बेरी का ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सबसे पहला हमला हुआ है। देखिए, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, लगातार आप बम धमाकों की आवाज सुनेंगे। इन इलाकों में अब इजराइल की तोपों और टैंकों से हो रहे धमाके गूंज रहे हैं। किबुत्ज बेरी में जैसे जैसे जी न्यूज की टीम आगे बढ़ रही थी, एक ना एक नई तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही थी कि वहां 7 अक्टूबर को कितना बुरा हाल हुआ होगा। किबुत्ज बेरी में जमीन पर हर तरफ कारतूस बिखरे पड़े थे, मानो बारूद कोई फसल है और पीतल के ये कारतूस उसके बीज हैं जो जंग में सिर्फ बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं। सिर्फ बुलेट सी सड़क पर बहुत भारी संख्या में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कई राउंड की फायरिंग की होगी लोगों पर। किबुत्ज बेरी में सड़क के किनारे गाड़ियां और बाइक जली हुई दिखाई दी। गाड़ियां गोलियों से छलनी थी और वहां बने घरों की दीवारें हमास के आतंकी गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे हमास के आतंकियों ने सबसे पहले दीवारों पर गोलियां यहाँ पर दागी हैं। गोलियों के निशान, बुलेट्स के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। ये किचन का एरिया है एक घर का।
काफी बुलेट्स के निशान, खून के निशान फर्श पे मैं देख पा रहा हूँ। आतंकी दहशत से सने इन फर्श पर ना जाने इनमें रहने वालों के कदम अब कब लौट पाएंगे। ओआईसी बैठक में ईरान ने इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की बात कही। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा हुई। इस दौरान ईरान ने ओआईसी देशों से इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही ओआईसी देशों से इजरायली राजदूतों को हटाने की अपील की। तुर्की में फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी इस्तांबुल में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जब अचानक हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने गाजा हॉस्पिटल अटैक पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, बहानेबाजी करके बचा नहीं जा सकता। सभी तथ्यों की जांच करके लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने अडानी समूह पर कोयले की खरीदारी में घोटाले का आरोप लगाया और लोगों को महंगी दर पर बिजली बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अडानी और कोयले की बढ़ती कीमत से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हुए दावा किया कि अडानी ने बिजली के दाम बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अडानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री अडानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। राहुल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में इसकी जांच हो रही है, जबकि भारत में अडानी को बचाया जा रहा है। शहरों में बढ़ता प्रदूषण लोगों को तेजी से सांस की बीमारियों का शिकार बना रहा है, लेकिन एम्स दिल्ली की नई रिसर्च से पता चला है कि प्रदूषण की वजह से लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। एम्स की रिसर्च में जानकारी दी गई है कि हवा में घुले PM 2.5 के कण लोगों को टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बना रहे हैं। एम्स के रिसर्चर्स ने दिल्ली और चेन्नई में 5 साल तक 9000 लोगों की सेहत पर प्रदूषण के असर को मॉनिटर किया। PM 2.5 धूल, मिट्टी और केमिकल्स के बारीक कणों को कहते हैं जो हमारे आसपास की हवा में घुले रहते हैं, और जब कोई व्यक्ति प्रदूषित सांस लेता है तो ये कण उसके फेफड़ों में पहुंचते हैं और फेफड़ों के रास्ते खून में घुल जाते हैं। खून में पहुंचकर PM 2.5 के कण व्यक्ति की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं यानी सेल्स में सूजन आ जाती है और उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन बढ़ने से शरीर की कोशिकाओं की ग्लूकोज को तोड़ने की क्षमता कम होने लगती है और धीरे धीरे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से इंसान डायबिटीज का मरीज बन जाता है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत टेस्ला जैसी विदेशी कार कंपनियों को इंपोर्ट टैक्स में छूट मिल सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 15% तक कर सकती है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी में छूट उन्हीं ईवी कंपनियों को मिलेगी जो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। साथ ही विदेशी ईवी कंपनियों को गाड़ियों के कल पुर्जे भी लोकल मार्केट से ही खरीदने होंगे। अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला जैसी कार कंपनियों को भारत आने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि टेस्ला के CEO एलॉन मस्क लंबे समय से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं। नई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई तो टेस्ला, BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में बिक सकेगी। अभी भारत में $40,000 से महंगी कारों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि $40,000 से कम कीमत वाली गाड़ियों पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हालांकि विदेशी ईवी कंपनियों के भारत आने से महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है। Z News।